हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेस्ट डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल एब्सेस के बारे में। तो एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल एब्सेस क्या है? ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग लो ग्रेड इन्फेक्शन है और हम क्या पढ़ रहे हैं? पेरीरेडिकुलर डिजीज। तो ये कहाँ पर होगा? पेरीरेडिकुलर एल्वुलर बोन में। जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले के जो हमने डिजीज़ के बारे में बात करी थी वो सारे सिम्टोमेटिक थे और ये क्या होगा? एसिम्टोमेटिक होगा। तो यानी कि सिम्टमलेस हो गया ये। ठीक है। और इसमें इसकी खास पहचान होती है कि इसमें जो पस फील्ड एब्सेस है वो एक साइनस ट्रैक्ट के थ्रू ड्रेन करता है। यानी कि पस फील्ड एब्सेस होगा दैट विल ड्रेन थ्रू साइनस ट्रैक्ट। ठीक है। तो ये मेनली डेफिनेशन हो गई। अब क्या होगा? अब इसके देख लेते सिनोनिम्स। इसको और भी काफ़ी नामों से बोला जाता है। जैसे एक तो हो गया क्रॉनिक सपरेटिव अपाइकल पेरिडोंटाइटिस। ठीक है। फिर हो गया क्रॉनिक एल्वुलर एब्सेस। इसके अलावा क्रॉनिक पेरीरेडिकुलर एब्सेस और क्रॉनिक पेरीअपाइकल एब्सेस। तो ये सब नाम भी है इस इस डिजीज़ के, ये सब नाम भी हैं। ठीक है। तो जनरली अगर पूछते हैं तो इन सब नामों से भी पूछ लेते हैं, लेकिन कम आता है ये टॉपिक एग्ज़ाम्स में। अब इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। तो कॉजेज़, सबसे कॉमन कॉज क्या है? पल्प डेथ। पल्प डेथ होगा, उसके बाद क्या होगा? इन्फेक्शन जो है वो पेरीअपाइकल रीजन में स्प्रेड हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्रॉनिक एसिम्प्टोमेटिक पेरिडोंटाइटिस। उसके अलावा दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? दूसरा रीज़न हो सकता है एक्यूट एब्सेस। जो हमने एक्यूट एब्सेस पढ़ा था उसका सीक्वेल भी हो सकता है ये। ठीक है। एक्यूट एब्सेस हो गया, उसमें क्या होगा? एकदम से पेन होगा, लेकिन जब वो पेन वगैरह सिम्टम्स वगैरह खत्म हो गए तो उसके बाद वो क्रॉनिक एब्सेस, यानी कि क्रॉनिक एब्सेस एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल एब्सेस में भी कन्वर्ट हो सकता है वो। ठीक है। इसके अलावा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना मोस्टली रूट कैनाल के अंदर से ही होता है। ठीक है। तो ये हो गए इसके कॉजेज़। अब सिम्टम्स देख लेते हैं। तो सिम्टम जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट एसिम्टोमेटिक होगा, क्योंकि हम पढ़ी एसिम्टोमेटिक डिजीज़ रहे हैं तो पेशेंट एसिम्टोमेटिक होगा। ठीक है। और इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? रूटीन एक्सरे में। मान लो कोई और दांत में हम कोई कैविटी वगैरह प्रेप करनी है तो उसके लिए हम एक्सरे कर रहे हैं, तो एक्सरे में हमें दिख गया कि वहाँ पे एक साइनस ट्रैक्ट है। ठीक है। तो एक्सरे वगैरह के थ्रू हमें साइनस ट्रैक्ट विजिबल, एक्सरे में विजिबल हो जाता है, तो उसकी वजह से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से गलती से डायग्नोसिस होने वाला है। ठीक है। अब जो साइनस ट्रैक्ट है, ये जो साइनस ट्रैक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इंट्राओरल भी हो सकता है और एक्स्ट्राओरल भी हो सकता है। अब इंट्राओरल कहाँ कहाँ हो सकता है? लेबियल सरफेस या पैलेटल या बक्कल म्यूकोसा पे होगा। ठीक है। और एक्स्ट्राओरल कहाँ कहाँ हो सकता है? चिन या लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल। ठीक है। अब इससे क्या होगा? ये ड्रेन होता रहेगा इस साइनस के थ्रू। जो पस वगैरह बन रही है उसकी ड्रेनेज कंटिन्यूसली होती रहेगी। ठीक है। वो ड्रेनेज कंटिन्यूसली होती रहेगी, इसलिए कोई एक्यूट सिम्टम्स नहीं आएंगे। यानी कि ड्रेन हो जा रहा है, पस ड्रेन हो जा रहा है लगातार। ठीक है। तो पस इकट्ठा नहीं हो रहा, अब इकट्ठा नहीं हो रहा तो उसकी वजह से कोई स्वेलिंग या कोई पेन वगैरह वो सब सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो कंटिन्यूस ड्रेनेज की वजह से एक्यूट सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस देख लेते हैं प्रॉपर। तो डायग्नोसिस में क्या होगा? पेरीरेडिकुलर डिजीज़ है तो नॉर्मल रेडियोग्राफ में क्या दिखेगा? रेडियोल्यूसेंसी दिखेगी, डिफ्यूज्ड रेडियोल्यूसेंसी। ठीक है। थिकन पीडियल स्पेस देखने को मिलेगा। उसके अलावा लेमाइना ड्यूरा का लॉस होगा। तो ये सब जो बेसिक फीचर्स होते हैं पेरीरेडिकुलर डिजीज़ में वही सब प्रेजेंट होंगे। ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इन सब डिजीज़ के डायग्नोसिस में। ठीक है। फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या देखने को मिलेगी? कैविटी, क्योंकि केरीज हो रही है तो केरीज में कैविटी तो होगी। ठीक है। अब कैविटी होगी, अब हो सकता है पेशेंट ने कभी कोई ओल्ड रेस्टोरेशन करवाया हो तो वो भी देखने को मिल सकता है हमें। उस कैविटी को भरने के लिए कोई रेस्टोरेशन करवाया हो, या हो सकता है फुल कवरेज क्राउन करवाया हो। ठीक है। तो ये सब हमें क्लिनिकली देखने को मिल सकता है।
इसके अलावा एक गट्टा पर्चा ट्रेसिंग के बारे में बुक में दिया हुआ है। गट्टा पर्चा ट्रेसिंग क्या है कि मान लो हमें देखना है कि साइनस ट्रैक्ट जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। मान लो कोई एक्स्ट्रा ओरल साइनस ट्रैक्ट है या इंट्रा ओरल भी है, मान लो चिन पे एक तरह से एक साइनस ट्रैक्ट प्रेजेंट है, उसकी ओपनिंग, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कौन से टूथ से एसोसिएटेड है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। तो हम उसमें क्या करेंगे, गट्टा पर्चा जो होगा उसको हम उसमें इंसर्ट करेंगे गट्टा पर्चा को, ठीक है। गट्टा पर्चा को इंसर्ट करते रहेंगे। अब गट्टा पर्चा क्या होगा, रेडियो ओपेक होगा। तो जब हम उसका एक्सरे लेंगे तो हमें साइनस ट्रैक्ट में पूरा वो गट्टा पर्चा भरा हुआ है, ठीक है। तो वो हमें रेडियो ओपेक दिखेगा और जहाँ से ओरिजिनेट होगा हम वहाँ तक गट्टा पर्चा को इंसर्ट करेंगे और एक तरह से पाइप है, पाइप के अंदर गट्टा पर्चा भर रहे हैं, ठीक है। अब जो बिल्कुल गट्टा पर्चा उस पूरी पाइप में भर जाएगा और जब उसको एक्सरे में देखेंगे तो पूरी पाइप में गट्टा पर्चा होगा। तो हमें एक तरह से ओरिजिनेटिंग पॉइंट जो ओरिजिनल पॉइंट है उसका वो मिल जाएगा। तो गट्टा पर्चा ट्रेसिंग को हम एक्सरे में देखेंगे टू कन्फर्म ओरिजिन पॉइंट ऑफ साइनस ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये गट्टा पर्चा ट्रेसिंग है। अब पेशेंट कुछ हिस्ट्री भी लेंगे पेशेंट की। तो पेशेंट हिस्ट्री में क्या बताएगा कि उसको पहले काफ़ी ज़्यादा पेन था, ठीक है। तो एक शार्प पेन था, शार्प पेन की हिस्ट्री देगा जो कि पेन अपने आप सबसाइड कर गया, यानी कि अपने आप ठीक हो गया पेन, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा भी दे सकता है क्योंकि बताया मैंने कि पल्प डेथ जो है वो ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है। तो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, और या फिर टूथ क्राउन डिस्कलरेशन। नेक्रोसिस में क्या होता है, टूथ क्राउन का जो डिजीज ऑफ पल्प हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था ना कि नेक्रोसिस में क्या हो रहा था, टूथ के क्राउन का डिस्कलरेशन भी हो रहा था। तो वो भी हिस्ट्री दे सकता है पेशेंट। ये जो 2 चैप्टर है ना, ये आपस में मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली अगर आप देखो तो, और आपस में चीज़ों को रिलेट करोगे तो सारे लगभग आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक साथ पूरी सीरीज़ को देखना, डिजीज़ ऑफ पल्प और डिजीज़ ऑफ पेरिरेडिकुलर डिजीज़, उसके बाद आपको बहुत हेल्प करेगा ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन में भी, ठीक है। आप मतलब पेशेंट की हिस्ट्री, उसके सिम्टम्स देख करके और थोड़ा एक्सरे वगैरह देख करके आप डायग्नोसिस कर पाओगे, ठीक है। आप खुद से डायग्नोसिस बना पाओगे। तो ये काफ़ी मतलब एक तरह से फील आने लगती है कि भाई आप खुद से डायग्नोसिस बना रहे हो। तो इसलिए ये 2 चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जाम में ये सारा पूछे ना पूछे लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे हिस्ट्री के बारे में, तो पेशेंट ये सब हिस्ट्री देगा। और वाइटैलिटी टेस्ट में पल्प नेक्रोटिक है तो वाइटैलिटी टेस्ट में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि पस के ड्रेनेज पाथ पे डिपेंड करता है, मतलब पस जो है वो कहाँ से ड्रेन करेगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है बोन की थिकनेस पे और सॉफ्ट टिश्यू के रेजिस्टेंस पे। अब देखो पस को तो ड्रेन होना है साइनस ट्रैक्ट के थ्रू, ठीक है। तो साइनस ट्रैक्ट उस जगह बनेगा जहाँ पे बोन जो है वो थिन होगी, ठीक है, तभी उसको कम रेजिस्टेंस मिलेगा। यानी कि पस को मूव करने में कम रेजिस्टेंस चाहिए ना, ताकि वो आसानी से मूव कर जाए। तो इसलिए पस हमेशा लेस रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में मूव करेगी। यानी कि बोन थिकनेस भी कम होनी चाहिए और सॉफ्ट टिश्यू रेजिस्टेंस भी कम होना चाहिए। तो मैक्सिला में जनरली जो ड्रेनेज होती है वो होती है लेबियल प्लेट के थ्रू, कि लेबियल प्लेट जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा थिन होती है एज़ कम्पेयर टू लिंगुअल प्लेट, ठीक है। और पैलेटल ड्रेनेज भी हो सकती है इसमें, अगर मान लो पैलेटल रूट्स में अगर इन्फेक्शन हो तो, ठीक है। जनरली क्या होगा, लेबियल प्लेट में होगा, लेकिन अगर पैलेटल रूट्स में इन्फेक्शन है तो उसके वजह से पैलेटल ड्रेनेज भी हमें देखने को मिल सकती है मैक्सिला में। और मैंडिबल में जनरली जो ड्रेनेज है वो होगी बक्कल प्लेट के थ्रू, लेकिन लिंगुअल साइड्स भी है, वो भी जनरली अफेक्ट हो सकती है मोलर्स के केसेस में। अब ये जो साइनस की ओपनिंग है ये हमें कभी कभार देखने को मिलता है कि ये हील हो गई, ठीक है, और फिर एकदम से वापस से दोबारा ओपन हो गई, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डायग्नोसिस एक तरह ट्रिकी हो जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है इंटरमिटेंट पस डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि थोड़े टाइम के लिए पस डिस्चार्ज होगा, ठीक है, उसके बाद रुक जाएगा, फिर थोड़े टाइम के लिए होगा। तो इंटरमीडिएट पस डिस्चार्ज होता है। तो उस केस में ही हमें देखने को मिलता है कि हील हो गई, फिर उसके बाद वापस से ओपन हो गई, ठीक है। अब कभी कभार साइनस ट्रेसिंग, साइनस जो है ना वो बहुत दूर दिखता है इन्फेक्टेड टूथ से, इन्फेक्टेड टूथ वेरी फार। तो उस केस में भी डायग्नोसिस ट्रिकी हो सकता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, गट्टा पर्चा ट्रेसिंग। अब इसकी हिस्टोपैथ देख लेते हैं। अब हिस्टोपैथ क्या है, नॉर्मल इन्फ्लेमेशन है।
तो क्या होगा, हमें PMNLs दिखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, और रूट कैनाल में डेब्रिस प्रेजेंट होगा, डेब्रिस ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू और माइक्रोब्स। ये सब आप लिखते जाना, साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। और पस डिस्चार्ज होगा तो पस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो PDL फाइबर्स हैं उनका ब्रेकडाउन होगा, और साथ में अपाइकल सीमेंटम भी अफेक्ट होगा, जो बिल्कुल एपेक्स पे जो सीमेंटम प्रेजेंट होगा वो भी अफेक्ट होगा, ठीक है। अब पस डिस्चार्ज होता है म्यूकोसा से या डायरेक्टली जिंजाइवा से भी हो सकता है, ठीक है। और इंटरमीडिएट ड्रेनेज का मैंने आपको जो बताया था वो चीज़ ध्यान रखना। उसमें क्या होगा कि पस एक्यूमुलेट होगी, ठीक है, उसके बाद स्वेलिंग होगी, जब ज़्यादा पस इकट्ठी हो जाएगी तो स्वेलिंग हो जाएगी, और फिर उसके बाद टिश्यू रप्चर होगा और उससे फिर ड्रेनेज हो जाएगी। तो ये इंटरमीडिएट ड्रेनेज के केस में होता है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है रेडियोग्राफ से एग्जैक्ट डायग्नोसिस बनाना तो मुश्किल है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे फीचर्स हमें बाकी सब में भी देखने को मिलते हैं, सॉरी ये वाले जो हमने देखा था, कहाँ गए ये वाले, ठीक है। डिफ्यूज रेडियोलिसेंसी, थिक PDL स्पेस, लॉस ऑफ लैमिना ड्यूरा, ये बाकी सब पेरीरेडिकुलर डिजीज में भी हमें देखने को मिलेंगे। तो हम इसे डिफरेंशियली डायग्नोस नहीं कर सकते कि ये एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल एब्सेस है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जनरली हम बात करते हैं ना तो उसमें बात करते हैं कि डिफ्यूज रेडियोलिसेंसी है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एब्सेस, ठीक है। और अगर मान लो जो रेडियोलिसेंसी है वो वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, तो फिर वो सिस्ट हो सकता है या ग्रैनुलोमा हो सकता है, ठीक है। बुक्स में क्या लिखा हुआ है, बुक्स में लिखा हुआ है कि अगर 1 सेंटीमीटर से कम है उसका डायमीटर तो वो ग्रैनुलोमा होगा, और अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है डायमीटर तो वो सिस्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा सिस्ट में जो है स्क्लेरोटिक आउटलाइन भी देखने को मिलती है, लेकिन ये डिस्टिंक्शन ना एक्यूरेट तो नहीं है, तो सिर्फ हम रेडियोग्राफी के बेसिस पे हम इसको डायग्नोसिस नहीं कर सकते, ठीक है। फाइनल डायग्नोसिस के लिए हमें हिस्टोपैथ चाहिए, हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी होता है फाइनल डायग्नोसिस के लिए। अब इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, RCT, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें क्लीनिंग एंड शेपिंग करेंगे रूट्स की, उसके बाद इंट्राकेनाल मेडिकामेंट्स, और फिर ऑब्ट्यूरेशन, ठीक है। अगर मान लो इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है, जब इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया तो उसके बाद जो पेरीरेडिकुलर रीजन है जहाँ पे हमारा डिजीज़ हो रखा है वो अपने आप हील हो जाएगा, ठीक है। और साइनस ट्रैक्ट भी जनरली अपने आप हील हो जाता है। अब इसका प्रोग्नोसिस क्या है, प्रोग्नोसिस काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो RCT के स्टेप्स जो हैं, क्लीनिंग के, शेपिंग के, ऑब्जर्वेशन वगैरह, ये सब सही हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके पेरिडोन्टल स्टेटस पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा रेस्टोरेटिव प्लान क्या है, ठीक है, फुल क्राउन दे रहे हैं या फिर नॉर्मल रेस्टोरेशन कर रहे हैं, उस सब पे भी डिपेंड करता है। और उसके अलावा फंक्शनल नीड्स ऑफ पेशेंट, ठीक है। तो अगर क्या है, इन्फेक्शन को अगर कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाए तो हीलिंग जो होगी वो हो जाएगी अच्छे से, ठीक है, और टूथ भी फंक्शनली स्टेबल बन जाता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं किया गया तो फिर प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल एब्सेस। 1 मिनट में पूरा रिवाइज करवा देता हूँ, देख लो जल्दी से। तो एसिम्प्टोमेटिक अपाइकल एब्सेस क्या था, लॉन्ग स्टैंडिंग लो ग्रेड इन्फेक्शन था, पेरिरेडिकुलर एलुलर बोन का इस रीजन में होता है, और साथ में सिम्टमलेस होगा क्योंकि हम एसिम्प्टोमेटिक की बात कर रहे हैं। पस फील्ड होगी, एब्सेस बनेगा जिसकी वजह से, और जो ड्रेन करेगा थ्रू साइनस ट्रैक्ट, ठीक है। इसके अलग अलग नाम है, ये सब देख लेना आप। उसके बाद कॉजेज़ क्या है, मेन कॉज जो है पल्प डेथ है, और पल्प डेथ के बाद जो है इन्फेक्शन पेरिअपाइकल रीजन में फैल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्यूट एब्सेस से का भी ये सीक्वेले हो सकता है। एक्यूट एब्सेस हमने पढ़ा था सिम्टोमेटिक डिजीज़ में, तो एक्यूट एब्सेस का सीक्वेले हो सकता है ये, ठीक है। उसके बाद रूट कैनाल से मेनली जो है वो जो इन्फेक्शन जो होता है वो रूट कैनाल से जनरली आता है, ठीक है। फिर इसके सिम्टम्स जनरली एसिम्टोमेटिक, और एक्सरे पे हमें क्या दिखेगा, साइनस ट्रैक्ट देखने को मिलेगा। साइनस ट्रैक्ट इंट्राओरल हो सकता है और एक्स्ट्राओरल हो सकता है। इंट्राओरल में लेबियल, पैरेटल, बुक्कल म्यूकोसा,
और एक्स्ट्रा में चिन या लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल। उसका ड्रेनेज कैसे होगी, एक्यूट सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होंगे इसके, ठीक है। ड्रेनेज होगी, लगातार ड्रेनेज होती रहेगी तो उसकी वजह से स्वेलिंग वगैरह प्रेजेंट नहीं होगी, यानी कि एक्यूट सिम्टम प्रेजेंट नहीं है। उसका डायग्नोसिस में डिफ्यूज रेडियोलुसेंसी, थिकंड पीडियल स्पेस और लॉस ऑफ लेमाइना ड्यूरा बेसिक जो होते हैं, और इसके अलावा कैविटी देखने को मिल सकती है, ओल्ड रेस्टोरेशन या फिर फुल कवरेज ग्राउंड देखने को मिल सकता है क्लिनिकली। उसका गट्टा पर्चा ट्रेसिंग में क्या होगा, एक्सरे करेंगे। एक्सरे में क्या, गट्टा पर्चा ट्रेसिंग में क्या करेंगे कि हम जो साइनस ट्रैक्ट है उसमें गट्टा पर्चा इंसर्ट करेंगे बिल्कुल एकदम एंड तक, और उसको फिर एक्सरे में देखेंगे तो वो रेडियो ओपेक दिखेगा, तो उससे हमें जो साइनस के जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, वो हमें पता लग जाएगा। फिर हिस्ट्री में पेशेंट क्या बताएगा, शार्प पेन था जो सबसाइड कर गया, या फिर हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा भी हो सकती है, या फिर टूथ क्राउन डिस्कलरेशन भी हो सकता है। वाइटैलिटी टेस्ट में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अब पस ड्रेन होती कहाँ से है, ठीक है, वो डिपेंड करता है बोन थिकनेस पे और सॉफ्ट टिश्यू रेजिस्टेंस पे। मैक्सिला में जनरली लेबियल प्लेट से होगी, लेकिन पैरेटल ड्रेनेज हो सकती है अगर पैरेटल रूट इन्फेक्टेड हो। और मैंडिबल में बक्कल प्लेट से होगी जनरली, लेकिन लिंगुअल प्लेट में भी हो सकती है इन केस ऑफ मोलर्स। और साइनस ओपनिंग जो है वो अपने आप वो हील हो जाती, हमने कुछ कुछ केस में क्या होता है, साइनस ओपनिंग एक बार को हील दिखती है थोड़े टाइम के लिए, फिर उसके बाद वापस ओपन हो जाती है, तो वो होगा इंटरमीडिएट ड्रेनेज के केस में, ठीक है। तो इस केस में डायग्नोसिस जो होगा वो ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट पस डिस्चार्ज होता है। और इसके अलावा अगर साइनस ओपनिंग है वो इन्फेक्टेड टूथ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो उस केस में हम गट्टा पर्चा ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। हिस्टोपैथ में नॉर्मल इन्फ्लेमेशन के फीचर्स, साथ में जो पीडियल फाइबर का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, अपाइकल सीमेंटम में भी अफेक्ट होगा, ठीक है, और पस भी देखने को मिलेगी हमें। इसके अलावा म्यूकोसल भी हो सकता है और जिंजाइवल भी हो सकता है साइनस ट्रैक्ट। फिर पस एक्यूमुलेशन, इंटरमीडिएट जो मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट ड्रेनेज, उसमें क्या होगा, पस एक्यूमुलेशन होगी, फिर स्वेलिंग हो जाएगी, फिर एकदम से टिश्यू रप्चर होगा, फिर ड्रेनेज हो जाएगी, फिर धीरे धीरे वापस से पस एक्यूमुलेशन होगी, फिर स्वेलिंग होगी, फिर टिश्यू रप्चर, फिर ड्रेनेज, यानी कि एक साइकिल है ये, ठीक है। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस रेडियोग्राफी के हिसाब से करना मुश्किल है। अगर हमें डिफ्यूज रेडियोलुसेंसी देखने को मिलती है तो वो एब्सेस होता है। अगर वेल सर्कमस्क्राइब्ड देखने को मिलेगी तो सिस्ट होगा या फिर ग्रैनुलोमा होगा। सिस्ट का डायमेंशन मोर देन 1 सेंटीमीटर डायमीटर और ग्रैनुलोमा का लेस देन 1 सेंटीमीटर डायमीटर। फाइनल डायग्नोसिस हमें हिस्टोलॉजी के बेस पे बनाना है। फिर ट्रीटमेंट क्या है इसका, आरसीटी करनी है, ठीक है। और इन्फेक्शन अगर मान लो पेरिरेडिकुलर रीजन में मतलब पेरिरेडिकुलर रीजन में इन्फेक्शन जो है आरसीटी के बाद अपने आप हील हो जाता है, ठीक है। और साइनस ट्रैक्ट भी अपने आप हील हो जाएगा अगर आरसीटी अच्छे से करी हो। तो आरसीटी अच्छी से होनी चाहिए। पेरिडोंटल स्टेटस जो है वो साउंड होना चाहिए टूथ का। रेस्पिरेटरी प्लान हमें पे भी डिपेंड करता है कि प्रोग्नोसिस क्या होगा। और इसके अलावा फंक्शनल नीड ऑफ पेशेंट, तो अगर इन्फेक्शन को हमने अच्छे से एलिमिनेट कर दिया, कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया तो प्रोग्नोसिस अच्छा है। अगर हम एलिमिनेट नहीं कर पाए तो प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्यूट अपाइकल एब्सेस के बारे में।